नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। डिजिटल दुनिया के इस दौर में अब साइबर ठगों की सक्रियता काफी बढ़ गई है। वो ठगी के तरीकों को भी लगातार बदल रहे हैं। अब तक साइबर ठग बैंक ओटीपी, फर्जी प्रोफाइल बनाकर पैसे मांगने जैसे तरीकों से ठगी कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने फ्रॉड करने के नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं। कौन से हैं वो तरीके, सबसे पहले आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। उसके बाद आज चर्चा इस पर करेंगे कि आप इनसे बच कैसे सकते हैं। साइबर ठगों का बढ़ता जाल, जान कॉल से रहे सावधान, नए तरीकों से हो रहा शिकार। जी हाँ, अगर आप भी किसी अनजान कॉल को उठाने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये कॉल आपकी पाई की कमाई को खत्म कर देगा, आपको कंगाल बना देगा। ये हम नहीं बल्कि देश में बढ़ते साइबर ठगी के मामले बता रहे हैं कि इस डिजिटल दुनिया में साइबर ठगों का मकड़जाल तेजी से फैल चुका है और ये शातिर अपराधी बड़ी ही आसानी से लोगों को चूना लगाने में कामयाब हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अब जब लोग इन अपराधियों के खिलाफ सजग हो चुके हैं तो इन लोगों ने ठगी करने के नए नए तरीके भी अख्तियार कर लिए हैं। दरअसल देश में बीते कुछ सालों के दौरान फाइनेंशियल फ्रॉड के मामलों में तेजी आई। खबरों के मुताबिक बीते 3 साल में 47% भारतीयों ने एक या ज्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड का अनुभव किया है। यानी कि देश की आधी आबादी इस वक्त साइबर ठगों की पहुंच में है, जो किसी न किसी तरह से लोगों को चूना लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, यूपीआई और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी फाइनेंशियल फ्रॉड सबसे आम है। इसके अलावा आरबीआई के डाटा पर गौर करें तो पिछले वित्त वर्ष 2023-24 साइबर फ्रॉड के मामले 166% तक बढ़ गए हैं। रिजर्व बैंक के मुताबिक इस दौरान 36,000 से भी ज्यादा साइबर फ्रॉड के मामले सामने आए हैं। इस वित्त वर्ष में साइबर ठगों ने लोगों से 13,930 करोड़ रुपए की ठगी की है। साफ है, एक और इस छात्रों पर शिकंजा कसने के लिए साइबर टीम अलर्ट पर है, तो साइबर अपराधी भी हर बार नए नए तरीकों से लोगों को ठग रहे हैं। जैसे स्पैमिंग के जरिए ठग लोगों की ईमेल पर स्पैम मेल भेजते रहते हैं, जिस मेल में कई प्रकार के लिंक भी होते हैं। ऐसे में अगर इंसान लिंक को टच करता है या ओपन करता है तो उस इंसान का ईमेल और कंप्यूटर ठग के नियंत्रण में आ जाता है। साइबर स्टॉकिंग, साइबर अपराधी इस दौरान लोगों से फोन पर चैट करते हैं। जब बातचीत का दायरा बढ़ जाता है तो फोन रिकॉर्डिंग और चैट को वायरल करने की धमकी देते हैं। सेक्सटॉर्शन के जरिए साइबर अपराधी लोगों को अपने झांसे में लेकर उनसे अश्लील बात करते हैं। घर बैठे रुपए कमाने का लालच देकर भी साइबर अपराधी लोगों को ठग रहे हैं। साइबर अपराधी लोगों की व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर घर बैठे रुपए कमाने का ऑफर देते हैं। ऑनलाइन फ्रेंडिंग पर ठगी, साइबर अपराधी ऑनलाइन ठगी के नाम पर लोगों को लगातार चूना लगा रहे हैं। पहले ठग रुपए को डबल करने का लालच देते हैं, इस दौरान 2-3 बार ठग रुपयों को 2 गुना कर रुपए देते हैं। इन दोनों ही राज्यों में आए दिन साइबर ठगों के कई मामले सामने आते रहते हैं, जहां जरा सी चूक की वजह से लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि कैसे इस साइबर ठगों से बचा जाए। कभी भी अनचाहे मैसेज लिंक को ओपन ना करें, ओटीपी कभी शेयर ना करें, एसएमएस अलर्ट को ऑन रखें ताकि हर ट्रांजैक्शन का अपडेट मिलता रहे। डेबिट और क्रेडिट कार्ड के सीवीवी नंबर को मोबाइल पर ट्रांजैक्शन के समय छुपा कर रखें। ऑनलाइन शॉपिंग में लेन देन की अधिकतम लिमिट को कम रखें। ऑनलाइन ठगी और बैंकिंग संबंधित फ्रॉड होने पर जल्द से जल्द इसकी शिकायत करें। हर 1 या 2 हफ्ते में अपने शॉपिंग अकाउंट का पासवर्ड बदल लें। साफ है, देश में साइबर ठगी के मामलों में आई तेजी की सबसे बड़ी वजह है लालच। साइबर ठग पैसों का लालच देकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसे में आप भी अलर्ट रहें। टीम न्यूज स्टेट।
और हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। शोभित चतुर्वेदी जी हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। अश्वनी राणा जी हैं, बैंकिंग एक्सपर्ट हैं। और रामनिवास यादव जी हैं, पूर्व डीजीपी हैं। तीनों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप लोग सुरक्षित रह सकते हैं। शोभित जी, 2 तरह की खबरें पढ़ते हैं हम आमतौर पर। एक तो कि लोगों से कुछ गड़बड़ी हो गई, या तो उन्होंने अपना ओटीपी शेयर कर दिया, या तो कुछ उनसे जानकारी मांगी गई पर्सनल, वहां पर उनसे गड़बड़ हो गई, या कोई गलत स्कैन कर दिया उन्होंने और पैसे भेज दिए। जो दूसरी चीज है कि फोन हैक आपका हो गया कोई गलत लिंक डाउनलोड होने से, या फिर हम खबरें पढ़ते हैं कि इतने लाख पासवर्ड हैक हो गए हैं या वो सार्वजनिक हो गए हैं। इन दोनों चीजों को जरा समझाइए कि कैसे बचा जा सकता है आज की तारीख में, क्योंकि जो हमने डेटा दिखाया वो बहुत खतरनाक है। लाखों अरबों रुपए ये साइबर ठग लोगों के अकाउंट से निकाल चुके हैं अब तक। देखिए, मेरा कहना ये है, सबसे पहली चीज, ये वर्चुअल वर्ल्ड है जिसे हम कहते हैं डिजिटल। और डिजिटल के अंदर सबसे पहली चीज है कि हम खुद जागरूक रहें और हम सेफ रहें। अगर हम सेफ रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तभी हम काम कर सकते हैं। मतलब हमें अवेयर रहना है, 24 घंटे आंख खुली रखनी है, क्योंकि साइबर क्राइम एक बहुत बारीक सी महीन सी लाइन है, लाइक अ हेयर, एक बाल की तरह। और हम गलती से गलती कर बैठते हैं। मतलब हमें सब पता होता है, फिर भी हम गलती कर बैठते हैं। और दिक्कत यही आती है कि जब हमारे साथ ऐसा फ्रॉड हो जाता है तो हम सोचते हैं कहाँ जाए, क्या करें, लेकिन उसमें सोचना नहीं है। आपको 1930 या cybercrime.gov नेशनल साइबर क्राइम में 24 घंटे के अंदर आपकी रिपोर्ट करनी है और वहां पहुंचना है सबसे पहले। अब बचना कैसे है इसका मैं बताता हूँ। आपके मोबाइल जो है, अब आपके मोबाइल जो है, उस मोबाइल को आपको सेव करना है, अपने आप को सेव करना है, पासवर्ड सेव करने हैं, 2-वे ऑथेंटिकेशन आपको यूज करना है। और इन सब चीजों के साथ में आपको लेके आपको बचना है हर उस ऐसे एआई कॉल, वीडियो कॉल से, ऐसे मिमिक्री वाले, जैसा आज एक छत्तीसगढ़ में केस हुआ एक कॉल से। और आपको उस चीज पे जागरूक रहना है और आपको सजग रहना है कि कैसे आप बच सकते हैं हर एक तरीके से। ओटीपी कभी मांगा नहीं जाता बैंक के द्वारा या इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, कभी आपको पॉलिसी या उसके क्लेम के द्वारा नहीं मांगा जाता। आपको सब चीज हमारे भारत में जो है चीजें, उसको आपको ऑन पेपर, जैसे कैंसिल चेक आपको जमा करना होता है, आपको सारी चीज जमा करनी होती है बैंक या आपके ऑफिस जाके, जहां से आपका काम होता है। ऑनलाइन में जो चीज होती है, आप पेमेंट जब करते हैं तो पेमेंट के लिए पे करते हैं, ना कि रिसीव करने के लिए पे करते हैं। हम लोग के नेक्स्ट मैक्सिमम जो केस होते हैं वो रिसीव करने के लिए भी वो लोग लिंक को क्लिक करते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो हमेशा बोलता आया हूँ कि लालच एक बुरी बला है। जहां व्यक्ति ने लालच करी कि फ्री में डाउनलोड हो जाएगा, फ्री में ये मिल जाएगा, फ्री में वो मिल जाएगा, हमारे भारतीयों की बड़ी आदत खराब है कि फ्री में मिल जाएगा। फ्री में कुछ नहीं मिलता। फ्री में वर्चुअल वर्ल्ड में केवल वायरस या साइबर फ्रॉड के आप शिकार होंगे और इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ना कोई आपको दोस्त मिलेगा ऐसा, ना कोई आपको ऐसी कोई प्राइज मिलेगा, ना कोई ऐसी चीजें मिलेंगी। तो सबसे पहला काम है कि फ्री की चीज छोड़ के आप व्यक्तिगत चीजों को समझें कि आपको वर्चुअल लाइफ में अगर आपको रहना है तो आपको लाइक्स की कोई चाह नहीं होनी चाहिए, कमेंट्स की चाह नहीं होनी चाहिए, आपको सेटिंग्स पूरी बराबर रखनी चाहिए। आप कहीं जाते हैं, कहीं आते हैं, सारी चीजों को लेके आपको बहुत सजग और बहुत जागरूक रहना पड़ेगा, तभी आप इस चीजों से बच सकते हैं। अच्छा, इसमें बड़ा महत्वपूर्ण चीज आपने बताई और मैं इस पर रामनिवास यादव जी से मैं आ रहा हूँ सर, पहले उसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। क्या लोगों का लालच है सर, फ्री में चाहिए उनको, कई बार वो जो एपीके फाइल्स आती है उनको डाउनलोड कर लेते हैं जेन्युइन की जगह, या फिर जैसे छत्तीसगढ़ का मामला सामने आया, वो शादी का लालच दिया जा रहा था, बातचीत की जा रही थी लगातार। इसमें अगर कहीं हम फंस रहे हैं उसमें, या लालच, हमने गलत कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की, रामनिवास यादव जी, उसके बाद हमारे कोई बैंक से ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो क्या उसमें भी फिर सजा का प्रावधान है? उसमें भी हमारी सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है? ये जैसा अभी शोभित जी ने बताया कि साइबर क्राइम जो है ये बहुत ही एक तो सेंसिटिव, संवेदनशील ये मुद्दा है। और इसमें क्या है कि जैसे पुराने सिस्टम में तो क्या था, थाना है, जिला है, या प्रदेश है, या देश है। अब इसमें इंटरनेशनल तरीके से भी कोई चीज कहीं से भी हो जा रही है, तो उसके लिए बहुत सजगता ये एक बड़ी जरूरी है। और अपना टेक्नोलॉजी का जो है कि
अनावश्यक रूप से कि हमको ये चीज हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा, उस तरीके से बचने का। और अपनी जो जितनी जानकारियां हैं, जो कि हमारी बैंक की जानकारियां हैं, जहाँ से कि पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है, उन सब जानकारियों को सुरक्षित रखने में, या वैसे भी जब कई बार ऐसे होता है कि आपका बेटा ऐसा हो गया है, बच्चा ऐसा किडनैप कर लिया गया है, उस तरीके से भी ये जब करते हैं तो वो थोड़ा सा जिसको कहें कि जिसको सामान्य ज्ञान हम यदि कॉमन सेंस रखते हैं तो उससे भी वो तुरंत बचा जा सकता है। क्योंकि वो कहेंगे आपके बेटे की आवाज़ या बच्ची की आवाज़ दिखाएंगे इस तरीके से, तो आपको ये मालूम होता है कि हमारा बेटा बेटी कहाँ पर है, क्या है, या थोड़ा बहुत 2 मिनट में उससे संपर्क कर लेंगे तो पता चल जाएगा। तो इस तरीके से एक सजगता, और दूसरी है कि एक सामान्य प्रक्रिया में हम यदि ठीक रहेंगे तो इससे काफी हद तक बचा जा सकता है। वैसे काफी ये आज के युग में एक संवेदनशील प्रकरण हो गए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी एक तरीके से कार्रवाई होती है। मैं थोड़ा ऊपर उठाऊं, ठीक है ना? बोलिए रामनिवास जी, आप बोल सकते हैं सर। हाँ, तो इसमें यह है कि क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जैसे कोई घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई तो वो जिला भी उसमें फिर हमको तुरंत, जैसे टोबिन जी ने बताया कि हमको एकदम से उस पर कार्रवाई करने के लिए अपने साइबर जो नेशनल साइबर क्राइम ब्यूरो है उसमें जाइए और उसमें कार्रवाई करें। मैं एक चीज समझना चाहता हूं सर, अगर इससे जुड़ा कोई आप जानकारी दे सकें रामनिवास जी की हमारी सक्सेस दर क्या है इसमें, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि कोई मेल आ जाता है स्कूलों को बम से उड़ा दिया जाएगा, छुट्टी करनी पड़ जाती है वहां पर, अब इसकी कोई दायरा तो है नहीं, तो इसमें सक्सेस क्या है पुलिस के अपनी संसाधन है उन लोगों तक पहुंचने में, क्योंकि कई बार पता नहीं चलता कि कहां से मेल आया, कहां से फ्रॉड हुआ, बड़ा मुश्किल हो जाता है चीजें। पुलिस का देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बताऊं कि पुलिस भी इस विधा के अंदर बहुत अच्छे तरीके से अभी उसका अभी प्रशिक्षण नहीं है। और जो हमारा एक तरीके से माने जो हमारे जो नए अधिकारी आ रहे हैं, या जो एक तरीके से टेक्नो सेवी अधिकारी, उनको तो अच्छा ज्ञान है, लेकिन बाकी जिसको कहें कि 80% या 90% पुलिस है, उसको इस बारे में ज्यादा ज्ञान भी नहीं है। उनको हम समय समय पे जो हर जिले, हर प्रदेश के अंदर और जिलों के अंदर भी प्रशिक्षण कराया जाता है, लेकिन एक लिमिट रहती है कि जो मान लीजिए पुराने समय में जो भर्ती हुए हैं, जो ये कहें कि 90 के दशक के पहले के हैं, तो उनको इतना उसमें रुचि भी नहीं है, वो इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेते, और वो फिर वो जो नए अधिकारी अभी मतलब वो अच्छा अभी एफिशिएंसी नहीं आई है, वो एक्सपर्ट्स नहीं है हमारे पास। लेकिन मैं शोभित जी आपके पास आऊं उससे पहले मैं अश्विनी जी से एक सवाल लेना चाहता हूं बैंकिंग नजरिए से भी। अश्विनी जी, हमारा अगर कोई ट्रांजैक्शन हो गया तो हमारे पास कितनी देर की आजादी है कि हम उस ट्रांजैक्शन को रुकवा सकते हैं या कोई कदम करवा सकते हैं, बैंक को फोन कर कुछ मदद मिल सकती है क्या? देखिए, अगर आपके पास पैसा निकल गया है अकाउंट से तो तुरंत आप इमीडिएट ब्रांच को तो भी कांटेक्ट करना है, और 1930 जो नंबर है साइबर क्राइम का, उस पर भी करना है, मेल भी करनी है, जहां जहां हम कर सकते हैं, ठीक है, कंसर्न ब्रांच को वो कर सकते हैं, करना चाहिए। लेकिन निकलने से पहले जो बार बार आपने भी कहा कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधान रहने की जरूरत है, और सावधानी में भी लालच में नहीं। मतलब आपकी जो स्टोरी चल रही थी पहले, तो उसमें भी बताया, बाकी बताया कि हम लालच में फंस के यहाँ फंसते हैं। मतलब आप अगर लालच में नहीं फंसते, अवेयर हैं, सावधान हैं, तो आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। लेकिन आप इस प्रकार के करेंगे तो आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो ही जाएंगे। मतलब थोड़े से भी लालच में, जल्दीबाजी में आपने कुछ भी क्लिक किया तो आप फंसेंगे। और दूसरा मेरा ये कहना है कि जब हम जो मोबाइल जिसमें हम बैंकिंग करते हैं या नेट बैंकिंग करते हैं या इस तरह की ट्रांजैक्शन करते हैं, उसमें फालतू के ऐप मत डाउनलोड करें, फालतू की वीडियोस मत देखें, क्योंकि इस वीडियो में कौन आपके डाटा को चुरा रहा है, आपका सारी डिटेल ले रहा है, कौन सा ऐप, क्योंकि उसके अंदर बहुत सी परमिशंस हैं ऐप में, वो हम ध्यान नहीं देते और झट से ऐप डाउनलोड करते हैं लालच में और उसको देखना शुरू कर देते हैं, तो वहीं फंस जाते हैं। तो इसलिए लालच और उसके बाद सावधानी, ये दो चीजों पर अगर हमने थोड़ा सा रखा और मान लो हो भी गया, तो हपड़ा धपड़ी में ना पड़ के अपनी ब्रांच को जो
बैंक का कस्टमर केयर नंबर है, फ्रंटलाइन वो 24 आवर्स रहता है, इमीडिएट उसको फोन करना, मैसेज करना, 1930 पे करना। और जो साइबर क्राइम की वेबसाइट है cybercrime.gov.in, उस पर तुरंत डालना, तो ये कुछ बचाव हो सकता है, कुछ रिकवरी हो सकती है। क्योंकि कई बार जो ट्रांसफर है, पैसा जो ट्रांसफर होता है, उसको ट्रांसफर होने में, उसको रिकवर करने में संभव हो सकता है। ठीक, अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे थे, माफ कीजिएगा, शोभित जी कुछ कहना चाह रहे थे। शोभित जी, आप अपनी बात भी रखिएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि मैं इसको थोड़ा जानना चाहता हूं कि हम सुनते हैं एटीएम क्लोनिंग हो गई कहीं, अब उसमें तो आम व्यक्ति क्या कर सकता है, वो अपना बचाव कैसे कर सकता है? या अगर कुछ पासवर्ड्स या कुछ इंपॉर्टेंट डेटा कहीं लीक हो जा रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें क्या सावधानी रख सकते हैं? जो हमारे कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड हैं, डेबिट कार्ड हैं, उनको कैसे हम सुरक्षित कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि बैंकिंग के अंदर जब हम बात कर रहे हैं डेटा माइनिंग, अब आप समझिए साइबर क्राइम को। डेटा माइनिंग ऐसी चीज है जहां से डेटा लिया जाता है। डेटा कहां से आता है? एक साइबर जो क्राइम करते हैं, इनका डेटा कहां से आता है? बैंकिंग अपना पूरा डेटा देती है डीएसए को। डीएसए जो है वो इंश्योरेंस को सेल करता है, क्रेडिट कार्ड को सेल करता है और सबको सेल करता है, पर वहां पर वो 3PL मतलब थर्ड पार्टी को बेचता है अपना डाटा कि किसके खाते में कितना पैसा है, किसके खाते में कितना ट्रांजैक्शन होता है और कहाँ क्या होता है। तो चाहे एसबीआई बहुत बड़ा बैंक है, एसबीआई इंश्योरेंस से हो, चाहे एसबीआई नॉन बैंकिंग में हो, लेकिन कहीं ना कहीं डेटा जा रहा है जहाँ डिटेल जा रही है। हम बाद में क्लोनिंग की बात करेंगे। पहले बात ये होती है कि डेटा हमारा डीएसए को जाता है। डीएसए क्रेडिट कार्ड के भी होते हैं, डीएसए इंश्योरेंस के भी होते हैं, डीएसए जनरल इंश्योरेंस के भी होते हैं, और कहीं ना कहीं मैनुअल फॉल्ट होता है यहाँ पर जब डेटा जाता है। इंडिया में एक्चुअली साइबर हैकिंग होती ही नहीं है, यहाँ 420 होती है। हैकिंग जो होती है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ सिर्फ 420 होती है जहाँ पर हमारा डेटा लीक होता है मैनुअल फॉल्ट से, और मैनुअल फॉल्ट के द्वारा वो सेल आउट होता है मार्केट में। जहाँ से जैसे आपके छोटे बच्चे होंगे जिनको पोलियो का टीका मिलता है, उसके बाद स्कूल से कॉल आता है, उसके बाद ये सब चीजें होती हैं, कोचिंग से कॉल आते हैं। सेम एज वेल एज इंश्योरेंस भी कंपनी जब लेती है या बेचती है, या क्रेडिट कार्ड जब बेचती है, आपके कॉल आते हैं तो बैंकिंग के थ्रू आते हैं। तो ये डेटा माइनिंग का एक बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है इंडिया के अंदर, जहाँ पर मैनुअल फॉल्ट है। नहीं, ये तो सर आजमाई हुई चीज है कि आप गूगल पर भी कुछ सर्च कर दीजिए आज की डेट में तो आपको फोन आने शुरू हो जाते हैं। अब ये विचारणीय तो है कि ये कैसे पता चल जाता है सर? मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, ये मैनुअल फॉल्ट है। क्योंकि गूगल का जो ऑफिस है इंडिया के अंदर, आप बहुत सिंपल समझिए इस बात को, ये गूगल का जो ऑफिस है इंडिया के अंदर, या फेसबुक का जो ऑफिस है इंडिया के अंदर, इसके अंदर भी इंडियन मैनुअल्स हैं। मैनुअल्स के अंदर जब आपके पास फोन नहीं आता है, एक्चुअल होता क्या है, ये SEO है, मतलब जहां पर आप जब जाते सर्च करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो जब आप सर्च करते हैं, अगर आप सर्च करते हैं कोई भी एक चीज डेस्टिनेशन की, मुझे अमरनाथ जाना है मान लीजिए, या बद्रीनाथ जाना है, या मुझे ऊटी जाना है, तो उसके साथ जैसे ही आप सर्च के अंदर अपने एडवर्ड्स डालते हैं तो वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो सारे लोगों को आपका, क्योंकि आप मेरी बात समझिएगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर आप फेसबुक का बिल आपके पास आता नहीं है, व्हाट्सएप का बिल आपके पास आता नहीं है, गूगल का बिल आता नहीं है, तो ये इतनी बड़ी रईस कंपनियां कहां से हुई है? ये कंपनी के पास इतना पैसा आता कहां से? ये कंपनी एक्चुअल आपका डेटा को सेल करती है। जो दिखाया जाता है, बताया जाता है, वैसा होता नहीं, पर ये आपके डेटा की इंक्वायरीज को सेल करती है। डेटा नहीं सेल करती है, डेटा की इंक्वायरी को सेल करेगी, तभी आपके पास ये सारी चीजें आती है। अब आपको एक बहुत अच्छी चीज बोलूंगा, आप कभी इस्तेमाल करिएगा इस चीज को। आप केवल सोचिए, आप ना सर्च करिए, ना आप अपने किसी दोस्त से बात करिए, आप केवल सोचिए कि मुझे मालदीव जाना है, और आपके मोबाइल के अंदर नेक्स्ट डे मालदीव की सारी चीजें आने लगेंगी। कैसे? क्योंकि जो आपका स्मार्टफोन है वो इतना स्मार्ट है
कि उसको आपकी हार्ट बीट्स पता है, उसको आपकी हर एक चीज पता है, उसको ये पता है ब्लड प्रेशर कितना है, आपकी डायबिटीज कितनी है। ये स्मार्टफोन जो है ये हमारे लिए एक बहुत मतलब जब हम बचपन से पढ़ते आए हैं, एक बहुत अच्छा सा एक निबंध लिखते आए हैं कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप। ये एक्चुअल विज्ञान है, वो जाने ना जाने वरदान नहीं हो पा रहा है, अभिशाप इसलिए हो रहा है। घड़ी, डायरी, पेंसिल, पेन सब आज की डेट में बना दिया, तो हम तो उस पर इतने निर्भर हो गए हैं। मैं रामनिवास जी के पास जाऊं उससे पहले अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में पॉइंट रेज करना चाहूँ। हाँ, मैं 1 मिनट उनका पॉइंट। कौशिक जी एक बात कर रहे थे कि बैंक जो है वो डाटा माइनिंग करते हैं, तो कृपया ऐसा भ्रम मत फैलाइए। ये जो प्राइवेट बैंक है या जो आउटसोर्स एजेंसियों को प्राइवेट बैंकों ने काम दे रखे हैं वो कर सकते हैं। आप इसमें सब बैंकों का नाम मत लो। लोगों का विश्वास जो है ना बैंकों पे बना हुआ है, उसको प्लीज इस तरह के स्टेटमेंट के साथ मत खराब कीजिए। ठीक, इस पर शोभित जी रिएक्ट कर सकते हैं। एक्चुअल बैंकिंग का नाम नहीं लेता, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे जितने भी बैंक्स हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे इंडसइंड हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे नॉन प्राइवेट हो, सबके आज इंश्योरेंस है, सबके आज सारी चीजें एफडीज है, सब कुछ। अब ये लोग अपना डेटा क्योंकि शेयरिंग करते हैं और डेटा शेयरिंग करने से इमोशनल चीज है, लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। आप बैंकों का नाम मत लीजिए प्लीज। डेटा शेयरिंग करने से होता ही है, चलिए सर मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन डेटा शेयर करने से ये होता है कि हर कस्टमर को सवाल आता है। ये जो प्राइवेट एजेंसियां हैं, प्राइवेट आउटसोर्स कर रखे हैं लोगों को। अभी हमने विरोध किया है, बैंकों में अप्रेंटिसशिप ला रहे हैं वो। हमने कहा है कि अप्रेंटिसशिप आउटसोर्स होगा, मतलब वो 1 साल के लिए आएगा और डाटा सिक्योरिटी के ऊपर जो है थ्रेट है, तो इसलिए बैंकों में अप्रेंटिसशिप नहीं होना चाहिए। तो बैंकों ने ये प्राइवेट बैंकों ने अकाउंट खोलने के लिए क्रेडिट देने सर इसलिए आप सर जो लोन रिकवरी करते हैं, जो लोन रिकवरी करते हैं, क्रेडिट कार्ड रिकवरी करते हैं, उनका सारा डेटा होता है, कौन कहाँ है, क्या है, कैसा है, वो एजेंसी और वही डेटा पूरा मार्केट में शेयर होता है। और इसलिए बैंक का नाम लेकर ना एजेंसियों को, मैं भी नहीं बोल रहा हूँ कि बैंक है, मैंने बोला कि डेटा शेयर हो रहा है, मैंने बोला डेटा शेयर हो रहा है। बैंक कहीं से डेटा ले जरूर रहे हैं, ये तो डेटा शेयर हो रहा है उन व्यक्तियों का, बैंक दे रहे हैं ले वहीं से रहे हैं, लेकिन उनके पास बिल जरूर रहा है कहीं ना कहीं से, क्योंकि आप अगर एक क्रेडिट कार्ड सर्च करेंगे तो आपके पास फोन आने शुरू हो जाएंगे अलग अलग बैंकों के, तो उनको डेटा मिल जरूर रहा है। एजेंसी है, आउटसोर्सिंग है, बैंक वो डेटा कहाँ से आ रहा है, खुद नहीं कर रहे हैं। ये मैनुअल है, ये मैनुअल फॉल्ट है। ये हम थोड़ा सा स्कैम की तरफ वापस लौटते हैं। ये डेटा शेयरिंग पर डिबेट को हम ना ले जाकर हम स्कैम पर वापस लौटते हैं। और रामनिवास यादव जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, कुछ चीजें आंखों देखी हैं, अब रूल आया कि फोन में कोई भी ऐप आपका डेटा आपकी परमिशन के बिना नहीं ले सकती है, लेकिन वो बिना परमिशन के चलेगी नहीं। अब वो लोगों के लिए जरूरी भी है। अब ऐसी उसमें परमिशन है, वो आपके कॉन्टैक्ट्स भी मांगेगी, वो आपके म्यूजिक फाइल्स भी मांगेगी, वीडियो फाइल्स भी मांगेगी, इमेजेस भी मांगेगी, नहीं तो वो चलेगी नहीं। तो इस पर तो कम से कम सरकार देखे कि ये कर क्या रही है ऐप्स। इनको जो डेटा की जरूरत है वो लिए, जो नहीं जरूरत है वो आपकी प्रीशियस लोकेशन भी मांगेगी जानबूझकर। ये इसमें विषय ये है कि कई बार हम एक चीज मांगते हैं, जैसे अस्पताल में गए तो 4 जानकारी आपसे मांग ले रहे हैं, यदि हम किसी रेस्टोरेंट में गए तो उसके बिल में वो आपका मोबाइल नंबर ऐड कर दे रहे हैं, तो वो फिर कहीं ना कहीं एक जगह कोलेट हो जाती है, एक जगह इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि जिस कंपनी का फोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो डेटा वो कर रहे हैं, वो डेटा का एक ट्रांसफर जो है वो जाने अनजाने में एक जगह से दूसरी जगह ऑटोमेटिक जा रहा है। इसमें कोई ऐसा कंट्रोल पूरे वर्ल्ड वाइड नहीं है कि उसका डाटा कोई किसी ऐप में आपने जानकारी दी या किसी उसमें, जैसे अभी शोभित जी ने बताया कि आपने अपनी चॉइस ही बताई, तो वो एक तरीके से आजकल के जो सोशल प्लेटफॉर्म है या आपने कुछ भी जरा सी जानकारी दी तो कोरिलेट हो जा रही है। एल्गोरिथम है जिसमें कहते हैं कि मैथमेटिकल एल्गोरिथम है कि आपने ये डाला तो उसके साथ वो पूरा 1 सेकंड के अंदर आपकी पूरी जानकारी वो जो भी चाहेंगे उसमें इकट्ठी करके दे देंगे। क्या वो अलग अलग जगह पर है, एक जगह इंश्योरेंस में है, एक जगह कहीं पर, ये मान लीजिए आपने किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, किसी अस्पताल में गए हैं, तो वो इस तरीके से कोलेशन हो जाता है जिसकी वजह से फिर वो जानकारी आनी शुरू हो जाती है।
और उसी के बाद वो जो है ये फिर जो सारी जानकारी जब वो जिसमें आज के फ्यूचर के जनरेशन में बता रहे कि डाटा इज दी पावर, मतलब अभी सब ये लोग कह रहे हैं कि आजकल कोई पावर ऐसी नहीं रहेगी, डाटा इज दी ओनली पावर इन फ्यूचर ऑल्सो इन प्रेजेंट ऑल्सो, कि किसके पास क्या डाटा है और किसके ने कितने डाटा किसको एक व्यक्ति से ट्रांसफर कर देने हैं। उसी की वजह से आज हम अपने ये तो साइबर क्राइम की बात की, फाइनेंशियल डाटा है, किसके पास कितना लोन है, किसके पास कितना स्टेटस है, कितनी गाड़ियां, गाड़ी जब खरीदने जाते हैं तो सारी जानकारी ले रहे हैं। तो उस तरीके से कोलेशन इकट्ठा करने का उसका तरीका अपनाया। तो चीजें शायद ये आम जीवन में लोगों को बड़ी अच्छी लगती हैं कि चलिए हमने तो एक चीज सर्च की थी, हमें 10 चीजें मिल रही हैं, लेकिन वो उनको ये समझना चाहिए कि उनका डेटा कहीं ना कहीं शेयर हुआ है और लोगों के साथ भी। मेरे पास शोभित जी समय नहीं है, इसलिए माफी चाह रहा हूं, मैं समय नहीं दे पाऊंगा। बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने, लेकिन आपकी मजबूरी का फायदा ना उठाया जाए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, लालच में नहीं पड़ना है, बहुत सावधान रहना है, तभी आप साइबर ठगों से बच सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।